नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार कृषि रोड मैप को लेकर जो समागम उनका होने वाला है उसे लेकर किसानों से संवाद करेंगे और इसकी शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर नीतीश कुमार की मौजूदगी है मंच पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कृषि समागम कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। पटना के बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसानों को बुलाया गया है, जहां सीएम किसानों से संवाद करेंगे। बिहार में कृषि रोड मैप 4 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाना है, लेकिन इससे पहले सीएम नीतीश कुमार राज्य के लगभग 50,000 से करीब किसानों के साथ संवाद कर इसकी जानकारी उन्हें देंगे और किसानों से सुझाव लेकर कृषि रोड मैप में शामिल करेंगे। तो कार्यक्रम का शुभारंभ नीतीश कुमार की ओर से किया गया। विजय चौधरी भी यहां पर मौजूद हैं और नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस के जरिए अब बिहार में किसानों की स्थिति को सुधारने पर नीतीश कुमार जोर दे रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार की ओर से किसानों से संवाद भी किया जाएगा। साथ ही किसान जो भी फीडबैक देंगे, जो भी उनकी परेशानियां होंगी, वो नीतीश कुमार के समक्ष रखी जाएंगी और नीतीश कुमार उन्हें आश्वस्त करेंगे कि किसानों के जो सुझाव हैं उन्हें कृषि रोड मैप में शामिल किया जाए। तो पटना के बापू सभागार की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसानों को बुलाया गया है, जहां सीएम नीतीश कुमार किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको कि बिहार में कृषि रोड मैप 4 को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाना है। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 50,000 से करीब किसान पहुंचेंगे और किसानों से नीतीश कुमार संवाद करते हुए नजर आएंगे। किसानों को इस रोड मैप की जानकारी दी जाएगी उनकी ओर से और किसानों से सुझाव लेकर कृषि रोड मैप में शामिल किया जाएगा। तो बिहार में कृषि रोड मैप 4 का समागम और सीएम नीतीश कुमार किसानों से संवाद करेंगे। तो आप देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर किसानों से संवाद, साथ ही किसानों के जो भी सुझाव होंगे वो नीतीश कुमार लेंगे, उसे कृषि रोड मैप में शामिल किया जाएगा। कृषि रोड मैप क्या है वो भी आपको जानकारी दे दें कि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। जैसा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। किसानों के लिए सरकार की कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिसका किसानों को लाभ भी लगातार मिल रहा है। बिहार की 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य मानी जाती है। 76% लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के जीडीपी में कृषि का 18% योगदान है। किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार का एक मुख्य मकसद है। एक अहम मकसद सरकार का ये माना जा रहा है कि किसानों को इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए कि उनकी आमदनी भी बढ़े। साल 2008 में पहला कृषि रोड मैप तैयार हुआ था। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर सरकार की ये खास योजना है। दलहन तिलहन लेयर फार्मिंग पर सरकार का इस बार फोकस रहने वाला है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। जलवायु अनुकूल कृषि पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। 1 अप्रैल 2023 से चौथा कृषि रोड मैप लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कृषि समागम कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। पटना के बापू सभागार में चौथे कृषि रोड मैप को लेकर किसानों को बुलाया गया है, जहां पर सीएम किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तथा प्रबंध निदेशक कॉन्फ्रेंस श्री बालामुरुगन डी, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, श्री विनोद सिंह गुंजियाल, सचिव लघु जल संसाधन विभाग, श्री जय सिंह, सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, माननीय कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार, डॉक्टर पीएस पांडे, माननीय कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, डॉक्टर दुनियाराम सिंह, माननीय कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, डॉक्टर अनूप दास, निदेशक ICAR पटना, श्री देवी प्रसाद मिश्रा, निदेशक विकास प्रबंधन संस्थान DMI पटना, कृषि रोड मैप से संबंधित विभिन्न विभाग के वरीय पदाधिकारीगण,
राज्य के प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए किसान भाइयों और बहनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले कृषि विभाग की ओर से इस किसान समागम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं खासकर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। उन्होंने अपने समय निकालकर आज पूरा दिन किसानों के साथ देने के लिए उन्होंने यहाँ पर आए हुए हैं। आज की दिन है, किसानों की बात सुनने का दिन है। यहाँ पर लगभग 5000 किसानों को आमंत्रित किया गया है। प्रत्येक जिला से लोग आए हुए हैं और उनको जैविक खेती करने वाले किसान भी हैं, कृषि अभियंत्रण में कुछ अच्छा काम करने वाला किसान भी हैं, बागवानी, मखाना, आलू का उत्पादन करने वाले, पान का खेती करने वाले, औषधि का खेती करने वाले, मशरूम का उत्पादन, गन्ना उत्पादन। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि रोड मैप का चौथा संस्करण लाने वाले हैं और इस रोड मैप से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। बता दें आपको कि इससे पहले 3 रोड मैप आ चुके हैं कृषि के और तीनों में किसानों के लिए काफी कुछ था। इस रोड मैप में किसानों के लिए क्या बदलाव होगा वो देखने वाली बात होगी और पिछले 3 कृषि रोड मैप से किसानों को कितना लाभ मिला। हमने पूर्व कृषि मंत्री से बात की, उनकी क्या राय है और उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए आप। सवाल है कृषि रोड मैप चौथी जो बनाई जा रही है उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता जो दिया है, बिहार में कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रोग्राम है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे आवश्यकता है एग्रीकल्चर कॉलेज का, उस पे जो है हमारा तैयारी चल रहा है। जैसे मगध में कोई एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है तो वहां हम लोग बनाएंगे। और हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा। आपको क्यों पीड़ा होती है बिहार की जनता को सवाल का जवाब देने में? आप जवाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं, जनता के नेता नहीं हो सकते। इससे बड़ा आश्चर्यजनक क्या होगा? मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, खासतौर से एनडीए के खिलाफ जो कैंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हराकर जीत के आया हूं सदन में। आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। किसानों से संवाद करने वाले हैं। उन्होंने एक समय एक बैठक में मुझसे भी कहा था, मेरे सेक्रेटरी भी थे, विभाग के सेक्रेटरी एन श्रवण कुमार, हम लोग सब लोग थे। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर उस पर विचार विमर्श करके और जो चौथा कृषि रोड मैप है उसको तैयार किया जाएगा। तो 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली होने वाली है। इसे लेकर महागठबंधन की सातों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह पर बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोस्टर आखिर चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो इस पोस्टर को आप जरा गौर से देखिए। इस पोस्टर में आपको कहीं भी राहुल गांधी का चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा। इस पोस्टर में तमाम बड़े नेताओं के चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो पीएम पद के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, उनका ही चेहरा इस पोस्टर में नहीं शामिल किया गया है। इस पोस्टर में सभी घटक दलों के नेताओं की तस्वीर लगी है। नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे, तेजस्वी यादव आपको दिख रहे होंगे, माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ललन सिंह, सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे तमाम चेहरे, लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, ये सभी चेहरे आपको दिख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का चेहरा इस पोस्टर से गायब है और इस पोस्टर को अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक रोड मैप तैयार हो रहा है और इस महागठबंधन की जो रैली निकाली जाएगी 25 फरवरी को, वो इस रोड मैप में एक अहम भूमिका निभाएगी।
कांग्रेस की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी की तस्वीर इस पर नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी तस्वीर पोस्टर में नहीं है। बीजेपी के खिलाफ राहुल विपक्ष की ओर से माहौल बनाने में जुटे हैं। इसके बावजूद भी बिहार में महागठबंधन की ओर से पहली बड़ी रैली में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं लगी है, जो कई सवाल खड़े कर रही है। 25 फरवरी को पूर्णिया के ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली होनी है। ये वही मैदान है जहां सबसे पहले अमित शाह ने रैली कर चुनावी शंखनाद किया था और अब महागठबंधन की रैली हो रही है और महागठबंधन की रैली को लेकर पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगाया गया है। महागठबंधन की ओर से लगाया गया है, जदयू और कांग्रेस की तरफ से भी लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ सर्किट हाउस के पास भी ये पोस्टर लगा हुआ है और इसी तरह के पोस्टर शहर के कई जगहों पर लगा हुआ है। लेकिन इस पोस्टर की खासियत क्या है वो आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ऊपर में है, उसके सामने उधर लालू यादव हैं, फिर इधर नीचे में तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार के जस्ट नीचे तेजस्वी यादव हैं, ऊपर में महागठबंधन के कई नेता हैं जिसमें सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, अन्य कई नेता हैं, महागठबंधन के सभी नेता हैं। लेकिन इस पोस्टर से जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी, वो गायब हैं। उनका कहीं भी महागठबंधन के पोस्टर में कहीं भी फोटो नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनका भी पोस्टर में कहीं भी फोटो नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि ये महागठबंधन की रैली हो रही है जिसमें कि जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, अखिलेश सिंह, वो गायब हैं और जिस तरह से ये पोस्टर लगाया गया है इससे कई तरह के संदेश सामने आ रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और देखिए, अब इस पोस्टर के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस महारैली में राहुल गांधी जो हैं, माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव जो हैं, वो सीएम नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने शनिवार को लेफ्ट के कार्यक्रम में ये साफ कर दिया था और ये साफ तौर पर उनकी ओर से ये कहा गया था, ये बयान दिया गया था कि कांग्रेस वही तैयारी करे जहां पर बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है, जहां जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी पहले से मजबूती के साथ खड़ी है वहां कांग्रेस ध्यान न दे। मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया। क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाने पर जेडीयू का स्टैंड अब बदल चुका है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की ओर से कुछ महीने पहले ये बयान दिया गया था कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 की बात 2025 में ही होगी। वहीं पर कांग्रेस की ओर से भी ललन सिंह के इस बयान का समर्थन किया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना कैसे पूरा होगा? तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। हित में है, पार्टी में स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। 2025 के नेतृत्व पे बात तो 2024 और 2025 के चुनावों के नतीजे के बाद होनी है।
किस सहयोगी का कैसा परफॉर्मेंस होता है, इन सब के बाद ये बात होगी। जिस किसी को भी इनका उत्तराधिकारी बनना है उसको तो पहले प्रूफ करना होगा, पहले परफॉर्म करके उस इमेज के करीब जाना होगा। और देखिए, ललन सिंह के इस बयान पर अब बिहार में सियासी बवाल मचना तय था। जाहिर तौर पर तमाम दलों की अपनी अपनी राय है। जहां पर जेडीयू अपने अध्यक्ष का बचाव करते हुए नजर आ रही है, वहीं पर कांग्रेस जो है वो जेडीयू का इस बयान पर समर्थन कर रही है। वहीं पर अगर बात आरजेडी की करें तो आरजेडी नीतीश कुमार का वो बयान ललन सिंह को याद दिला रही है जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सुनिए। महागठबंधन का एक मजबूत स्वरूप है जिसमें 7 पार्टियां शामिल हैं। सबने मिलकर आदरणीय नीतीश कुमार जी को महागठबंधन का नेता चुना है और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर वो बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में महागठबंधन की क्या रणनीति होगी, क्या फैसले लिए जाएंगे, ये महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता सही समय पर तय कर लेंगे। 2025 में तो अभी काफी देर है और राजनीति में इतने दूर की भविष्यवाणी समझदारी नहीं मानी जाती है। 2025 से पहले तो 2024 है और 2024 के नतीजे काफी हद तक तय करेंगे कि 2025 का नेतृत्व कौन और कब और कैसे करेगा। तेजस्वी यादव अब कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि समाज के जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सवर्ण हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में जंगल राज को वो खौफनाक मंजर पुनः लौट कर आए। अच्छी बात यह है कि जदयू के नेताओं को भी अब ये बात समझ में आने लगी है कि जिस स्वार्थ को पूरा करने के लिए महागठबंधन का निर्माण हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा जी के विरोध के बाद अब वो भी बिखरने लगा है। 25 को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीजों को बड़ी संजीदगी के साथ पीपल डोमेन में रख दिए है। इसलिए मेरा मत साफ है कि इसमें बहुत अब आगे पीछे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है और इन बातों को लेकर के हम लगातार संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं कि 14 वाले 24 में नहीं आए और यही संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को लगातार एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने चुटकी ली है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस दिन यूपीए के द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया जाएगा, उस दिन ये तय हो जाएगा कि बीजेपी प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीटों पर चुनाव जीतेगी। हम तो स्वागत करेंगे जिस दिन नीतीश कुमार जी को यूपीए घोषित कर दे। मैं गारंटी देता हूं कि नीतीश कुमार जिस दिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस सिंगल डिजिट में आएगी यदि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उनका नहीं हुआ। और नीतीश कुमार ने 18 वर्षों में बिहार को जिस तरह बर्बाद किया है, अब इसका हिसाब जनता चाहती है। और बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ की ओर से एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। बता दें आपको कि जेठुली गोलीकांड को लेकर समीर महासेठ ने बयान दिया है। महंगाई, बेरोजगारी के कारण मर्डर हुआ, ये समीर महासेठ का कहना है। बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर महासेठ। बता दें आपको कि पार्किंग विवाद में 3 लोगों की हत्या हुई है। यानी कि यहां पर सवाल उठता है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को दोषी मानते हैं मंत्री? तो मंत्री समीर महासेठ की ओर से एक बड़ा बयान, बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। जिस तरीके से जेठली गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हुई, 3 लोगों की हत्या कर दी गई, उस पर एक बड़ा बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मर्डर किया गया। तो यहां पर सवाल ये कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को मंत्री समीर महासेठ दोषी मानते हैं? देखा जाए जो भी चीज है गलत है। लोग में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि नीतियां अगर है रोजी रोजगार देने का, अगर 2 करोड़ अगर दिया रहता है भारत सरकार तो रोज मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। हर एक आदमी का इनकम घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो आक्रोश है। और गया में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने यहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस
घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान अरुण कुमार के रूप में की गई है, जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसी दौरान चंदौती थाने से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया प्रॉपर्टी डीलर को। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की छानबीन की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों की मौजूदगी भी है वहां पर। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एलन। गया में आज अहले सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि वो अहले सुबह जो है वो वॉकिंग के लिए घर से निकला था और वो कटारी हिल का रहने वाला है। और यह घटना जो है चिनौती थाना क्षेत्र के ठीक महज ही कुछ ही दूरी पर यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार जो है वो 3 से 4 की संख्या में जो अपराधी थे वो यहाँ पर पहुंचे और जो वॉकिंग के लिए जो जा रहे थे उसी दौरान जो है वो दनादन जो है 1 से 2-3 गोलियां जो है वो चलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी घटना से मौत हो गई। फिलहाल घटना के बाद जो है वहाँ पर स्थानीय एएसपी सहित कई तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और घटना की जायजा ले रहे हैं और अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए जुट गई है। फिलहाल यहाँ पर कई तरह के सीसीटीवी यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो है वो अपराधियों की पहचान में जुट गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कुछ ही घंटों में जो है ये जो हत्या की जो वारदात है वो जो अपराधी जो शामिल है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि जो अरुण कुमार जो है वो मृतक है, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। साथ ही उनका परिजनों का कहना है कि वो थाना में भी वो काफी बैठते थे, पुलिस के साथ काफी अच्छी संबंध थे। और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल वो पूरी जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि जो हत्या हुआ है वो किस कारणों से हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अपराधी जो है वो उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 गया। और सीतामढ़ी से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर पुलिस की टीम पर हमला किया गया है ग्रामीणों की ओर से, और ये तस्वीर इस वक्त जमकर वायरल हो रही है। ग्रामीणों ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस की टीम और उसकी गाड़ी पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। मामला पुपरी थाना के भिट्टा गांव का है। जानकारी ये मिल रही है कि 3 दिन पहले भिट्टा गांव में संदेहास्पद स्थिति में मुकेश सहनी की मौत हो गई थी, जिसे स्थानीय लोग हत्या बताकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, स्थानीय लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। तस्वीरें आप देखिए जहां पर पुलिस की जीप को क्षतिग्रस्त किया गया है, लाठी डंडे बरसाए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2 से 3 दिन पहले का है, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। परिजनों की ओर से हत्या की बात कही जा रही थी, लेकिन जब पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया तो उसमें यह साफ तौर पर दिखा कि व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हुई है। परिजन प्रदर्शन भी कर रहे थे उसी सड़क जाम को हटाने के लिए, उसी प्रदर्शन को हटाने के लिए जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो पुलिस की टीम पर ग्रामीणों की ओर से हमला बोल दिया जाता है। पुलिस की गाड़ी पर हमला किया जाता है, लाठी डंडे से पुलिस के जो जवान है उन पर वार किया जाता है और ये वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर लोगों ने जमकर पुलिस की टीम पर लाठी डंडे चलाए, पुलिस की जीप को क्षतिग्रस्त किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूल की छात्राएं सड़क पर उतर गई हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां पर सरकारी स्कूल की छात्राएं नजर आएंगी। नाला रोड और कदम कुआं रोड को इस वक्त छात्राओं की ओर से जाम किया जा चुका है। सड़क पर बैठकर छात्राएं इस वक्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, छात्राओं की ओर से ये कहा गया है। स्कूल की स्थिति बेहद ही दयनीय हो चुकी है और इसी को लेकर, इसी के विरोध में इस वक्त छात्राएं सड़क पर उतर गई हैं। नाला रोड और कदम कुआं रोड को छात्राओं की ओर से जाम किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।